हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 151 सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, मोस्ट यूज्ड साइट फॉर टेस्ट डोज ऑफ मेडिकेशंस इज ऑप्शन ए फोर आर्म, ऑप्शन बी ग्लूटियल रीजन, ऑप्शन सी डेल्टॉइड मसल, ऑप्शन डी फिंगर टिप्स। यहाँ पर किसी भी दवा का जब आपको उसका टेस्ट करना हो तो कौन सी साइट को रिफर सबसे अधिक किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर आर्म को रिफर करते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूमेटिक बेड इज यूज्ड टू प्रिवेंट ऑप्शन वन जॉइंट पेन, ऑप्शन टू प्रेशर अल्सर, ऑप्शन थ्री बैक पेन, ऑप्शन फोर हिप पेन। यहाँ पर जो न्यूमेटिक बेड होता है इसका प्रयोग किसके बचाव में किया जाता है? जॉइंट पेन के, प्रेशर अल्सर के, बैक पेन के या हिप पेन के? तो यहाँ पे जब भी बात होती है न्यूमेटिक बेड का प्रयोग तो ये किया जाता है प्रेशर अल्सर से बचाव के लिए, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रेशर अल्सर है इसको बेड सोर या प्रेशर सोर भी कहते हैं और स्किन में होने वाली एक इंजरी होती है कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत दिनों तक बिस्तर पर लेटे रहता है तो उसके जो शरीर में क्या होता है, घाव पड़ जाते हैं, जिसको प्रेशर अल्सर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है, न्यूमेटिक बेड का उपयोग किया जाता है प्रेशर अल्सर से बचाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विथ पार्किंसंस डिजीज इज एक्सपीरियंसिंग anorexia and vomiting since beginning of treatment with levodopa. What should be the initial action? एक पार्किंसन का पेशेंट है, उसको लीवोडोपा से ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि लीवोडोपा एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है पार्किंसन के इलाज में, क्योंकि यह डोपामीन को ब्रेन में पहुंचकर डोपामीन बनाने का काम करती है। तो यदि ये लीवोडोपा लेने से पेशेंट को एनोरेक्जिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है असेस हिज फूड प्रेफरेंस, सेकंड मॉनिटर ब्लड प्रेशर, थर्ड होल्ड मेडिकेशन, फोर्थ एडमिनिस्टर मेडिकेशन विद फूड। तो होता क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति को पार्किंसन की बीमारी हो तो लीवाडोपा पार्किंसन में सबसे प्रभावी दवा होती है। और ये लीवाडोपा करती क्या है कि जैसा कि अभी आपको बता दिया गया है, ब्रेन में पहुंच करके डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, अचानक से खड़े होने पर व्यक्ति का बीपी गिर जाता है, जिसको कि डिस्केनेसिया भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो जाती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो जाती है लीवोडोपा लेने से, जिसको कि डिस्केनेसिया भी बोलते हैं। अब इसमें यदि पेशेंट को एक्सपीरियंस हो रहा है कि उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है एनोरेक्जिया की या वॉमिटिंग की, तो इस कंडीशन में पेशेंट को क्या होता है कि इसको जो दवा है वो खाने के साथ, फूड के साथ लेनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कोर बॉडी टेम्परेचर इज हाईएस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग, नून, लेट आफ्टरनून या नाइट में? तो यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है कि घटता बढ़ता रहता है। सुबह के समय जो टेम्परेचर होता है ये सबसे कम होता है और दोपहर में सबसे अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लेट आफ्टर नून। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ कार्डियक बायोमार्कर? कार्डियक बायोमार्कर इनमें से कौन सा नहीं है? एल्कलीन फॉस्फेटेज, क्रिएटिनिन काइनेज, ट्रोपोनिन, मायोग्लोबिन। जब भी हृदय में कोई समस्या आती है तो टेस्ट कराते हैं कुछ हृदय के, जिनको कि कार्डियक बायोमार्कर बोला जाता है, जो हृदय की समस्या को निदान करने में सहायक होते हैं, जैसे कि ट्रोपोनिन हो गया, क्रिएटिनिन काइनेज हो गया,
CKMB हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, सी रिएक्टिव प्रोटीन है। तो ये क्या होते हैं? ये सभी कार्डियक बायोमार्कर होते हैं यहाँ पर, जो कि BCD ऑप्शन में दिए गए हैं। जबकि एल्कलीन फास्फेटेज ये कार्डियक बायोमार्कर ना होकर के ये लीवर डिसऑर्डर से संबंधित होता है। लेकिन ये पाया तो सभी जगह पाया जाता है, पूरे शरीर में पाया जाता है, लेकिन मेनली इसका जो कंसंट्रेशन रहता है, मात्रा रहती है, लीवर में रहती है। तो इस प्रकार एल्कलीन फास्फेटेज ये लीवर से संबंधित एंजाइम है। शेष ये क्रिएटिनिन काइनेज हो, ट्रोपोनिन हो और मायोग्लोबिन हो, ये कार्डियक बायोमार्कर होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट with blood pressure 180 by 130 mmHg, headache and confusion. Which additional finding is consisting with diagnosis of hypertensive emergency? तो यहाँ पर एक पेशेंट है जो कि इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है, जिसका कि जो बीपी है 180 बाई 30 है। तो इसमें से और कौन सी एडिशनल फाइंडिंग होगी जो ये सजेस्ट करेगी कि इस व्यक्ति को प्रॉब्लम है किसकी? हाइपरटेंशन की। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन ए है रेटिनोपैथी, ब्रेडिकार्डिया, जॉन्डिस या यूरिनरी टेंशन। देखिए, जब किसी व्यक्ति को समस्या होती है हाइपरटेंशन की और उसका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट न किया जाए तो उससे रेटिनोपैथी की समस्या आ जाती है। इसको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Cushing's triad refers to a set of signs that are indicative of increased intra-abdominal pressure, increased intrathoracic pressure, increased intraocular pressure, increased intracranial pressure। तो यहाँ पर बात हो रही है कुशिंग्स ट्रायड की। तो कुशिंग्स ट्रायड एक सेट होता है, 3 साइन होते हैं जिसमें, तो ये 3 साइन किसका सूचक होते हैं, किसका इंडिकेटिव होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये होते हैं इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में क्या होता है तो देखते हैं। कुशिंग्स ट्रायड इज ए सेट ऑफ साइंस दैट इंडिकेट इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर और इंक्रीज्ड प्रेशर इन दी ब्रेन। तो ये कुशिंग्स ट्रायड होते हैं, जो इसके 3 इंडिकेटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसमें ब्रेडिकार्डिया हो गया, इरेगुलर रेस्पिरेशन हो गया और हाइपरटेंशन हो गया। तो ये शो कर रहे हैं कि ब्रेन का प्रेशर बढ़ चुका है, ICP बढ़ा हुआ है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ जनरलाइज्ड सीजर? निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉर्मल सीजर का प्रकार है? एब्सेंस सीजर, स्यूडो सीजर, पार्शियल सीजर या कॉम्प्लेक्स पार्शियल? तो जनरलाइज्ड सीजर का एक प्रकार है। इसमें जो होता क्या है कि सामान्यीकृत इसको दौरा कहते हैं, और इसका जो एक प्रकार है यहाँ पर एब्सेंस सीजर है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब समझते हैं इसके बारे में, एब्सेंस सीजर क्या होता है। एन एब्सेंस सीजर इज अ ब्रीफ सीजर दैट कॉजेज ए पर्सन टू स्टेयर blankly and lose awareness of their surroundings. They are a type of epilepsy that occurs due to abnormal brain activity. तो एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी के कारण पेशेंट में अचानक से क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है और उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, या उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि अचानक से उसके सामने क्या हो गया है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ड्रग थेरेपी फॉर चिल्ड्रन विद एपिलेप्टिक सीजर? एपिलेप्टिक सीजर की जो नॉन ड्रग थेरेपी है, जिसमें दवा का प्रयोग ना किया जाए, ये कौन सी थेरेपी कहते हैं? ऑप्शन ए कीटोजेनिक डाइट, ऑप्शन बी हाई प्रोटीन डाइट, ऑप्शन सी लो फैट डाइट, ऑप्शन डी हाई फाइबर डाइट। तो जब भी बात होती है एपिलेप्टिक सीजर में नॉन ड्रग थेरेपी की, तो इसके लिए जो नॉन ड्रग थेरेपी होती है ये होती है कीटोजेनिक डाइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब यहाँ पर जो दिया गया है एक्सप्लेनेशन, इससे समझते हैं कि कीटोजेनिक डाइट क्या होती है। कीटोजेनिक इज ए टर्म फॉर लो कार्ब डाइट। इसमें होता क्या है कि किसी व्यक्ति में क्या है कि ऐसी डाइट देना जिसमें कि कार्बन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो और उसमें प्रोटीन और फैट की मात्रा अधिक हो, जिससे कि उसको अधिक कैलोरी प्रोटीन और फैट से मिले, ना कि कार्बोहाइड्रेट से। तो इस प्रकार की डाइट को, जिसमें
कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो उसको कीटोजेनिक डाइट बोलते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड क्रिएटेड बाय टर्बुलेंट एबनॉर्मल ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट हर्ड ड्यूरिंग एस्कल्टेशन। तो एस्कल्टेशन के समय जो हृदय में असामान्य रक्त प्रवाह होता है उसके द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हार्ट में होता है उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्रिक्शन रब, ऑप्शन बी गैलप, ऑप्शन सी मरमर्स, ऑप्शन डी रेस्पिंग। एबनॉर्मल ब्लड फ्लो जब हार्ट में होता है तो उसके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होती है इसको मरमर्स बोला जाता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। Murmur is an unusual sound in the heartbeat caused by turbulent blood flow through the heart valves or blood vessels. Murmurs can sound like a wheezing, blowing and rasping sound. तो एक अनयूजुअल साउंड होती है जो कि हृदय में अन ब्लड फ्लो के अनियमित होने के कारण पैदा होती है, इसको मरमर साउंड बोला जाता है। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकिंस डिजीज इज लिम्फोमा, सार्कोमा, ल्यूकोमा, माइलोमा। हॉकिंस डिजीज इनमें से कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लिम्फोमा एक हॉकिंस डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन जॉन्स प्रोटीन किस प्रकार के कैंसर में बनती है? वैन जॉन्स प्रोटीन ऑप्शन ए है लिम्फोमा, ब्रेस्ट कैंसर, माइलोमा या लंग कैंसर। तो बेंस जॉन्स प्रोटीन होती है, ये माइलोमा में बनती है, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, रीड स्टीवेंग सेल इन लिम्फ नोड किस डिजीज में उपस्थित होती है? ऑप्शन ए हॉकिंस डिजीज, ऑप्शन बी माइलोमा, ऑप्शन सी गैस्ट्राइटिस, ऑप्शन डी कोलीलिथियोसिस। रीड स्टीवेंग सेल लिम्फ नोड में ये हॉकिंस डिजीज में उपस्थित होती है, इसलिए पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाइकल कैंसर का रिस्क फैक्टर नहीं है। ऑप्शन ए मल्टीपल सेक्स पार्टनर, ऑप्शन बी अर्ली मैरिज, ऑप्शन सी पुअर जेनिटल हाइजीन, ऑप्शन डी नन। तो इसमें सर्वाइकल कैंसर का ये सभी रिस्क फैक्टर हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मल्टीपल सेक्स पार्टनर भी है, अर्ली मैरिज भी है और पुअर जेनिटल हाइजीन भी रिस्क फैक्टर है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, alternate constipation and diarrhea present in which type of tumor? Option A ascending colon tumor, rectal tumor, descending colon tumor या none। alternate constipation और डायरिया जो देखने को मिलता है ये किस प्रकार के ट्यूमर में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है आपको रेक्टल ट्यूमर में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ब्रेस्ट कैंसर का मैनेजमेंट नहीं है? मैस्टेक्टोमी, लंपेक्टोमी, लोबेक्टोमी, रेडिकल मैस्टेक्टोमी। तो यहां पर जो ब्रेस्ट कैंसर का मैनेजमेंट नहीं है ये होता है लोबेक्टोमी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ पार्शियल स्टमक एंड रिमेन पार्ट अटैच टू जेजुनम इज कॉल्ड। ऑप्शन 1 गैस्ट्रेक्टोमी, ऑप्शन 2 पाइलेरेक्टोमी, ऑप्शन सी बिलरोथ सेकंड, ऑप्शन डी बिलरोथ फर्स्ट। तो इसमें से स्टोमक का रिमूवल हो रहा है पार्शियल पार्ट का, और जो दूसरा पार्ट है रिमेनिंग पार्ट है ये जेजुनम से अटैच हो जाता है, तो इसको बिलरोथ सेकंड कहते हैं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, वीफल्स प्रोसीजर किस बीमारी में किया जाता है? ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर या ल्यूकेमिया, थर्ड कैंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैंक्रियाटिक कैंसर में वीपल्स प्रोसीजर किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लंग कैंसर का मुख्य कारण है अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ईटिंग डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल वर्कर कंडीशन। यहां पर जो फेफड़ों में होने वाला कैंसर का जो मुख्य कारण होता है ये होता है स्मोकिंग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल कैंसर का रिस्क फैक्टर है? ऑप्शन ए स्पाइसी फूड, ऑप्शन बी टोबैको च्यूइंग, ऑप्शन सी अल्कोहलिज्म, ऑप्शन डी बैक्टीरियल डिजीज।
तो ओरल कैंसर का जो रिस्क फैक्टर होता है ये टोबैको च्यूइंग है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया थ्रू स्टोमा इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ट्रैकियोस्टोमी, ऑप्शन बी लैरिंजियोटोमी, ऑप्शन सी कॉलस्टोमी, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इस थ्रू स्टोमा इसको ट्रैकियोस्टोमी कहते हैं, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लैरिंक्स कार्सिनोमा के मरीज में कहाँ मेटास्टेसिस होने के चांस सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन ए ओरल कैविटी, ऑप्शन बी लंग, ऑप्शन सी प्रोस्टेट कैंसर, ऑप्शन डी हेपेटिक सेल। तो जब बात होती है लैरिंक्स कैंसर के मरीज में, तो मेटास्टेसिस मीन्स होता है कि कैंसर का एक अंग से दूसरी जगह पर इसका फैलना। तो ये सबसे ज्यादा चांस होने की संभावना लंग्स में होती है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मरीज की कोलस्टॉमी की जाती है, उसके स्टोमा का कौन सा रंग हेल्दी कोलस्टॉमी को इंडिकेट करता है? तो कोलस्टॉमी करते समय किसी मरीज के जो रंग होता है कोलस्टॉमी का, ये बताएगा कि वो हेल्दी है या नहीं है। ऑप्शन ए पेल पिंक, ऑप्शन बी ब्लैकिश, ऑप्शन सी येलो डिस्चार्ज, ऑप्शन डी रेड पिंक। तो रेड पिंक की जो कोलस्टोमी होती है ये सबसे हेल्दी मानी जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गैस्ट्रिक कैंसर के क्लिनिकल फीचर कौन सा नहीं है? तो गैस्ट्रिक कैंसर का क्लिनिकल फीचर कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन ए इंडाइजेशन, ऑप्शन बी डिस्फेजिया, ऑप्शन सी एब्डोमिनल फुलनेस, ऑप्शन डी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये गैस्ट्रिक कैंसर का क्लिनिकल फीचर नहीं है। शेष यहां पर जो इंडाइजेशन है, डिस्फेजिया है या एब्डोमिनल फुलनेस, ये सभी गैस्ट्रिक कैंसर के क्लिनिकल फीचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कौन सा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है? ऑप्शन ए गैस्ट्रेक्टमी, ऑप्शन बी क्रायोसर्जरी, ऑप्शन सी हिस्टेरेक्टमी, ऑप्शन डी लोबेक्टमी। तो यहाँ पे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात हो रही है जिसमें सर्जरी नहीं की जाती है, तो ये होती है क्रायोसर्जरी। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा।